क्या आपको यकीन है कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह दावा मानव शरीर से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक है? और ये अकेला नहीं है। बचपन से ही हमें अपने शरीर के बारे में कुछ सच्चाइयां सिखाई जाती है, जो जांचने पर सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां साबित होती हैं। आज हम ज्ञान की एक असली समीक्षा करेंगे और मानव शरीर से जुड़े 15 ऐसे लोकप्रिय तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो असल में सिर्फ मिथक हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इनमें से कुछ खुलासे आपको सचमुच चौंका सकते हैं और खुद को नए सिरे से देखने पर मजबूर कर सकते हैं। आखिर ये गलतफहमियां आती कहां से हैं? अक्सर ये पुराने वैज्ञानिक डेटा होते हैं, जिन्हें बहुत पहले ही गलत साबित कर दिया गया है। कभी कभी ये गलत समझे गए शोधों का नतीजा होते हैं जो पूरी दुनिया में फैल गए। और कुछ मिथक तो सिर्फ दादी नानी की कहानियां हैं, जो हमारे जीवन का इतना अभिन्न अंग बन गई है कि हम उनकी सच्चाई पर शक भी नहीं करते। तो आइए, दूध का दूध और पानी का पानी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर से जुड़े सबसे बड़े मिथकों में से एक जो अक्सर सुनने में आता है, वह यह है, हम अपने दिमाग का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। यह तथ्य इतना मशहूर है कि हॉलीवुड की कई फिल्में जैसे लूसी या लिमिटलेस इसी पर आधारित हैं। यह विचार कि हम बाकी 90% हिस्से को अनलॉक करके असाधारण क्षमताओं वाले जीनियस बन सकते हैं, सुनने में अविश्वसनीय रूप से लुभावना लगता है। पर सच तो यह है कि यह इतिहास के सबसे बड़े वैज्ञानिक मिथकों में से एक है। आधुनिक विज्ञान, खासकर न्यूरोबायोलॉजी, इस मिथक को पूरी तरह से खारिज कर देती है। यदि आप फंक्शनल एमआरआई, एफएमआरआई या पीटी, पीट स्कैनर के माध्यम से मस्तिष्क को देखें, तो तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाती है। यहां तक कि जब आप बस लेटे होते हैं और कुछ भी नहीं सोच रहे होते हैं, तब भी आपका मस्तिष्क एक क्रिसमस ट्री की तरह सक्रियता से चमक रहा होता है। अलग अलग क्षेत्र अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सांस लेना, दिल की धड़कन, यादें प्रोसेस करना, रात के खाने की योजना बनाना। कोई अंधेरे या निष्क्रिय 90% हिस्से नहीं होते। आइए इसे तर्क और विकास, इवोल्यूशन के नजरिए से देखें। हमारा मस्तिष्क एक अविश्वसनीय रूप से ऊर्जा खर्चीला अंग है। यह शरीर के कुल वजन का केवल 2% है, लेकिन यह कुल ऊर्जा और ऑक्सीजन का 20% खपत करता है। कल्पना कीजिए, क्या प्रकृति ऐसा ऊर्जा खर्चीला कंप्यूटर बनाती जिसका 90% हिस्सा बेकार पड़ा रहता? यह संसाधनों की भारी बर्बादी होती, जिसे विकास, इवोल्यूशन कभी स्वीकार नहीं करता। और यहां एक और निर्णायक तर्क है। सिर की चोटों के परिणामों पर विचार करें। अगर मस्तिष्क का 90% हिस्सा बेकार होता, तो अधिकांश स्ट्रोक या सिर की गंभीर चोटों का कोई असर नहीं होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। मस्तिष्क के एक छोटे से हिस्से में भी क्षति भाषण, स्मृति या गतिशीलता कार्यों के नुकसान जैसे विनाशकारी परिणाम दे सकती है। यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि मस्तिष्क में कोई अतिरिक्त या अप्रयुक्त भाग नहीं होते। हर क्षेत्र की अपनी, भले ही वह अत्यधिक विशिष्ट हो, लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फिर यह मिथक आया कहां से? इसके मूल का ठीक ठीक पता लगाना मुश्किल है। कुछ लोग 20वीं सदी के शुरुआती दौर के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स की ओर इशारा करते हैं, जिन्होंने एक बार सुझाव दिया था कि हम अपनी मानसिक क्षमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वह क्षमता की बात कर रहे थे, न कि मस्तिष्क के शारीरिक हिस्सों की। इस वाक्य को बस गलत समझा गया और दुनिया भर में फैला दिया गया। अंत में हम अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग करते हैं। बस एक ही समय में सभी हिस्से पूरी क्षमता से काम नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर की सभी मांसपेशियों को एक ही समय में नहीं कसते। हमारी क्षमता किसी छिपे हुए क्षेत्र को अनलॉक करने में नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की जीवन भर नई न्यूरल कनेक्शन बनाने की क्षमता में निहित है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं और यही हमें सीखने, अनुकूलन करने और विकसित होने में सक्षम बनाता है। तो 10% वाली बात भूल जाइए।
आपका मस्तिष्क पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहा है। तो हमारी गलतफहमियों की इस सूची में अब दूसरा मिथक देखते हैं। आपको जीव विज्ञान की किताब में वह तस्वीर याद है? जीभ का वह नक्शा जिस पर स्वाद के अलग अलग क्षेत्र साफ साफ दिखाए गए थे। जीभ का आगे का हिस्सा मीठे के लिए, पीछे का कड़वे के लिए और किनारे नमकीन और खट्टे के लिए। सुना सुना लग रहा है ना? हम सबको स्कूल में यही सिखाया गया था। खैर, मुझे आपको ये बताते हुए शायद निराश करना पड़े या हो सकता है खुशी हो। ये नक्शा पूरी तरह से गलत है। ये एक वैज्ञानिक मिथक है जो दशकों से एक पाठ्य पुस्तक से दूसरी पाठ्य पुस्तक में घूम रहा है। असल में सब कुछ इससे कहीं ज्यादा सीधा और साथ ही जटिल है। हमारी जीभ पर स्वाद ग्रंथियां होती हैं और उनके अंदर स्वाद कलिकाएं, और ये स्वाद कलिकाएं जिनमें स्वाद संवेदक होते हैं, सभी मूल स्वादों को पहचान सकती है। मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा, और यहां तक कि पांचवा, हाल ही में मान्यता प्राप्त स्वाद, उमामी, जो प्रोटीन युक्त भोजन का स्वाद है। हाँ, यह सच है कि जीभ के अलग अलग हिस्सों में कुछ स्वादों के प्रति संवेदनशीलता में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कुछ क्षेत्र वाकई मीठे या कड़वे के प्रति थोड़ा तेजी से प्रतिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन यह अंतर इतना कम है कि आप इसे महसूस भी नहीं करेंगे। कोई कठोर या विशिष्ट क्षेत्र नहीं है। आप चीनी की मिठास जीभ के आगे के हिस्से से भी महसूस कर सकते हैं और पीछे के हिस्से से भी, ठीक वैसे ही जैसे कॉफी की कड़वाहट जीभ की पूरी सतह पर महसूस होती है। तो यह गलत नक्शा कहां से आया? इसकी कहानी विज्ञान में बिगड़े हुए फोन के खेल का एक क्लासिक उदाहरण है। यह सब 1901 में जर्मन वैज्ञानिक डेविड हॉनिक के एक शोध से शुरू हुआ। उन्होंने वाकई जीभ के विभिन्न हिस्सों की संवेदनशीलता में वे मामूली उतार चढ़ाव पाए थे, लेकिन अपने निष्कर्षों में उन्होंने कभी कठोर ट्यूनिंग की बात नहीं की थी। हालांकि उनके काम का गलत अनुवाद किया गया, और इससे भी बुरा, 1940 के दशक में हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक एडविन बोरिंग द्वारा इसे अत्यधिक सरल बना दिया गया। ये उनकी ही सरलीकृत और विकृत आरेख थी जो दुनिया भर में फैल गई, पाठ्य पुस्तकों और हम सबके दिमाग में जगह बना ली। तो अगली बार जब आप अपने पसंदीदा व्यंजन का आनंद लें, तो जान लें, स्वाद के इस जश्न में आपकी पूरी जीभ शामिल होती है, न कि उसके कुछ हिस्से किसी तयशुदा क्रम में। आप बेझिझक स्वाद के इस पुराने नक्शे को अपने दिमाग से निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब एक ऐसे मिथक की बात करते हैं जो लगभग हर उस शख्स को पता है जिसने कभी उस तरह उठाया हो। यह मिथक कहता है, अगर आप शेव करते हैं तो बाल घने, काले और ज्यादा सख्त उगते हैं। यह तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, और इसी वजह से कई लड़कियां शेविंग से आग की तरह डरती हैं। वहीं किशोर लड़के घनी दाढ़ी मूछें उगाने की उम्मीद में ज्यादा शेव करने लगते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि यह पूरी तरह से एक दृष्टि भ्रम है, और इसकी वजह यह है। चलिए अपने बालों की कल्पना करते हैं। अपनी जड़ यानी त्वचा के पास बाल मोटे होते हैं, और सिरे की ओर जाते जाते वे स्वाभाविक रूप से पतले और मुलायम होते जाते हैं। साथ ही सूरज और घर्षण के प्रभाव से हल्के भी पड़ जाते हैं। जब आप बालों को शेव करते हैं तो आप उन्हें त्वचा की सबसे ऊपरी सतह से काटते हैं, यानी उनके सबसे चौड़े हिस्से से। और फिर क्या होता है? बाल वापस उगने लगते हैं, लेकिन वे इसी कुंद चौड़े सिरे से बढ़ते हैं। स्वाभाविक रूप से छूने पर वे पहले वाले मुलायम, नुकीले सिरे की तुलना में ज्यादा सख्त और चुभने वाले महसूस होते हैं। इसके अलावा छोटे नए उगे हुए बाल गहरे दिखते हैं, क्योंकि वे अभी तक सूरज की रोशनी में हल्के नहीं पड़े होते हैं। बस यही है सारा राज्य। शेविंग का बालों के फॉलिकल पर कोई असर नहीं पड़ता, जो त्वचा के अंदर गहराई में होते हैं। फॉलिकल ही बालों की मोटाई, रंग और बढ़ने की गति निर्धारित करता है। उस तरह केवल सतह पर काम करता है। ये आपकी आनुवंशिकी, जेनेटिक्स को नहीं बदल सकता। आपके फॉलिकल्स की संख्या जन्म से ही तय होती है, और शेविंग से वे बढ़ेंगे नहीं। बाल घने नहीं होंगे, बस उनकी संख्या उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। इस बात को आसानी से परखा जा सकता है। अगर आप शेव करना बंद कर दें और बालों को बढ़ने दें, तो समय के साथ
उनके सिरे फिर से पतले और मुलायम हो जाएंगे और सारी सख्ती और घनापन गायब हो जाएगा। वे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। तो यह मिथक सिर्फ गलत धारणा का नतीजा है। हम छोटे, गहरे और चुभने वाले ठूंठ देखते हैं और जल्दबाजी में यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि बालों ने अपनी बनावट बदल दी है, लेकिन असल में सिर्फ उनका कट बदला है। शेविंग बस एक हेयर कट है, सिर्फ बहुत छोटा, और ये बालों के घनत्व पर उतना ही असर डालती है जितना एक नाई की दुकान पर बाल कटवाना। तो चौथी गलतफहमी, यह आवाज हर किसी को जानी पहचानी लगती है। जी हां, वही जोड़ों का चटकना। और यकीनन बचपन में आपसे कहा गया होगा, अपनी उंगलियां मत चटकाओ वरना बुढ़ापे में गठिया हो जाएगा। ये डर लोगों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि बहुत से लोग आज भी इस आदत को लेकर आशंकित रहते हैं। लेकिन आइए समझते हैं कि असल में क्या होता है जब आप जोड़ चटकाते हैं और क्या इससे इतना डरने की जरूरत है। सबसे पहले, ये कैसी आवाज है। हमारे जोड़ों के अंदर एक खास साइनोवियल द्रव, साइनोवियल फ्लूइड होता है। यह चिकनाई की तरह काम करता है, जिससे हड्डियों को एक दूसरे पर आसानी से फिसलने में मदद मिलती है। इस द्रव में गैसें घुली होती हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन। जब आप जोड़ को फैलाते हैं, जैसे कि अपनी उंगली को पीछे की ओर मोड़ते हैं, तो आप हड्डियों के बीच की जगह बढ़ाते हैं। जोड़ के कैप्सूल, जॉइंट कैप्सूल में दबाव कम हो जाता है और घुली हुई गैसें तुरंत एक बुलबुला बना लेती हैं। गैस के बुलबुले का तेजी से बनना और फिर फटना, यही प्रक्रिया उस खास क्लिक या चटखने की आवाज पैदा करती है। इसके बाद गैस को द्रव में दोबारा घुलने में समय लगता है और यही वजह है कि आप एक ही जोड़ को लगातार 2 बार नहीं चटका सकते। लगभग 15-20 मिनट इंतजार करना पड़ता है। अब गठिया से इसके संबंध के बारे में क्या? यह सबसे अहम सवाल है और इसका जवाब है नहीं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों ने उंगलियां चटकाने की आदत और ऑस्टियोआर्थराइटिस के विकास के बीच कोई संबंध नहीं पाया है। इस बारे में एक मजेदार और बहुत ही सटीक कहानी भी है। डोनाल्ड उंगर नाम के एक डॉक्टर ने खुद पर एक प्रयोग करने का फैसला किया। 60 सालों तक उन्होंने रोजाना सिर्फ अपने बाएं हाथ की उंगलियों के जोड़ चटकाए और दाएं हाथ को बिल्कुल नहीं छुआ। 60 साल बाद उन्होंने दोनों हाथों के जोड़ों की स्थिति की तुलना की और आप क्या सोचते हैं? कोई अंतर नहीं, बाएं हाथ में कोई गठिया नहीं था। इस शोध के लिए उन्हें वैसे मजाकिया लेकिन प्रतिष्ठित इग नोबेल पुरस्कार, IG नोबेल प्राइज मिला था। बेशक इसका यह मतलब नहीं है कि जोड़ चटकाना बहुत फायदेमंद है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में बहुत ज्यादा आक्रामक और लगातार उंगलियों को मोड़ना लिगामेंट खींचने या पकड़ की ताकत कम होने का कारण बन सकता है, लेकिन यह नियम से ज्यादा अपवाद है। तो ऐसे में अगर आपको यह आवाज परेशान करती है तो ये एक अलग बात है, लेकिन चिकित्सा के नजरिए से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आदत आपको सीधे गठिया तक नहीं ले जाएगी, ये तय है। 5वां, मिथक स्वस्थ जीवन शैली का एक ऐसा आधार है जो मानो पत्थर पर लिखा हुआ है। यह है, आपको दिन में 8 गिलास पानी पीना चाहिए। इसे 8-8 का नियम भी कहते हैं, यानी 8 ऑन्स के 8 गिलास, जो लगभग 2 लीटर के बराबर होता है। डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर और मैगजीनें हमें यही सलाह देती है। ये सुनने में बहुत आसान, समझने में सरल और काफी प्रामाणिक लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या यह 2 लीटर की मात्रा पृथ्वी पर हर इंसान के लिए सार्वभौमिक और अनिवार्य है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। यह नियम एक बहुत बड़ी सरलीकरण है जो कई व्यक्तिगत कारकों को नजरअंदाज करता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह सलाह आखिर कहां से आई। अक्सर इसकी जड़ें 1945 की अमेरिकी खाद्य और पोषण परिषद की एक रिपोर्ट में पाई जाती है। उस रिपोर्ट में वाकई कहा गया था कि एक वयस्क व्यक्ति को औसतन 2.5 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन सभी लोग उस रिपोर्ट में लिखी अगली महत्वपूर्ण बात को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इस मात्रा का अधिकांश हिस्सा तैयार भोजन में मौजूद होता है। और यह है असली बात, हमें पानी सिर्फ बोतल से ही नहीं मिलता। यह सूप, फल, सब्जियां, जूस, चाय, कॉफी
और यहाँ तक कि मांसाहारी व्यंजनों में भी मौजूद होता है। खीरा या तरबूज उदाहरण के लिए 90% से अधिक पानी से बने होते हैं। तो यदि आपके आहार में ऐसे खाद्य पदार्थ खूब शामिल हैं, तो आप पहले ही अपनी तरल पदार्थ की अधिकांश जरूरत पूरी कर लेते हैं। दूसरी बात, पानी की आवश्यकता पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। ये आपके वजन, उम्र, शारीरिक गतिविधि के स्तर, आप जिस जलवायु में रहते हैं और यहां तक कि आपकी स्वास्थ्य स्थिति पर भी निर्भर करती है। एक खिलाड़ी को जो गर्म दिन में कई घंटों तक अभ्यास करता है, एक ऑफिस कर्मचारी की तुलना में कहीं ज्यादा पानी की जरूरत होगी जो सारा दिन एयर कंडीशनर में बैठा रहता है। तो आखिर कितना पानी पीना चाहिए? प्रकृति ने हमें जो सबसे अच्छा और विश्वसनीय संकेत दिया है, वह है प्यास का एहसास। यदि आप प्यास लगने पर पानी पीते हैं, तो संभावना है कि आपको पर्याप्त तरल पदार्थ मिल रहा है। नियंत्रण का एक और आसान तरीका है पेशाब का रंग। सामान्य रूप से यह हल्का पीला होना चाहिए। यदि यह गहरा और गाढ़ा है, तो यह संकेत है कि पानी पीने का समय आ गया है। और यदि यह बिल्कुल साफ, पारदर्शी है, तो संभव है कि आपने ज्यादा ही पी लिया हो। कुल मिलाकर 8 गिलास पानी का नियम कोई सख्त कानून नहीं है, बल्कि यह एक बहुत सामान्य दिशा निर्देश है। अगर आपको प्यास नहीं लगी है, तो जबरदस्ती पानी पीने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर की सुनो। ये किसी भी औसत सलाह से कहीं ज्यादा समझदार है। अगला मिथक कई माता पिता के लिए एक बड़ी परेशानी है। यह कुछ ऐसा है, चीनी बच्चों में अतिस्क्रियता पैदा करती है। आपने शायद ऐसा नजारा देखा होगा, बच्चों की जन्मदिन पार्टी, केक, टॉफी, मीठा सोडा, और बस आधे घंटे में बच्चे कमरे में इधर उधर भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और बेकाबू हो गए हैं। और तुरंत मन में यही आता है, अरे हाँ, ये सब चीनी का ही कमाल है। इस मिथक की लोकप्रियता इतनी अधिक है कि कई माता पिता बच्चे को शांत रखने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों से पहले या सोने से पहले मीठा देने से बचते हैं। यह विचार बिल्कुल तार्किक लगता है। चीनी त्वरित कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा का स्रोत है। इसका मतलब है कि इसकी अधिकता से सक्रियता में उछाल आना चाहिए। हालांकि इस दावे में व्यापक विश्वास के बावजूद विज्ञान इसका समर्थन नहीं करता। इस संबंध की जांच के लिए कई शोध किए गए हैं और परिणाम आश्चर्यजनक निकले। तथाकथित डबल ब्लाइंड अध्ययनों में, जहां न तो बच्चों को, न माता पिता को और न ही खुद प्रयोगकर्ताओं को पता था कि बच्चे को क्या मिल रहा है, चीनी वाला पेय या एक सुरक्षित प्लेसबो मिठास वाला पेय, बच्चों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं पाया गया। प्लेसबो लेने वाले बच्चे उतने ही सक्रिय थे जितने की असली चीनी का सेवन करने वाले। तो आखिर बात क्या है? हम असल जिंदगी में यह संबंध इतनी दृढ़ता से क्यों देखते हैं? इसका जवाब शरीर विज्ञान में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान में छिपा है। पहला, यह माता पिता की अपेक्षा का प्रभाव है। यदि आप दृढ़ता से आश्वस्त हैं कि मीठा खाने के बाद आपका बच्चा बेकाबू हो जाएगा, तो आप अवचेतन रूप से ऐसे व्यवहार के किसी भी संकेत को खोजेंगे और नोटिस करेंगे, उन पलों को नजरअंदाज करते हुए जब वह शांत होता है। आपका दिमाग खुद आपकी परिकल्पना की पुष्टि करेगा। दूसरा, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, संदर्भ। जरा सोचिए, बच्चे आमतौर पर बहुत ज्यादा मीठा किन परिस्थितियों में खाते हैं? जन्मदिन, त्योहार, रिश्तेदारों के यहां जाना, छुट्टियां। यह अपने आप में ही एक बहुत ही रोमांचक और भावनात्मक माहौल होता है। बच्चे केक में मौजूद चीनी की वजह से सक्रिय नहीं होते, बल्कि मस्ती, खेल, दोस्तों के साथ बातचीत और रोजमर्रा की दिनचर्या में बदलाव के कारण सक्रिय होते हैं। इस मामले में चीनी सिर्फ एक संयोग है, कारण नहीं। बेशक, इसका मतलब यह नहीं है कि चीनी फायदेमंद है। इसका ज्यादा सेवन दांतों के लिए हानिकारक है, जिससे वजन बढ़ सकता है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं। बच्चे के आहार में मीठे को सीमित करना सही है, लेकिन ये समग्र स्वास्थ्य लाभ के लिहाज से करना चाहिए, न कि अतिस्क्रियता के इस काल्पनिक संबंध के कारण। पार्टी में जबरदस्त मस्ती की वजह खुद पार्टी है, न कि केक का एक टुकड़ा। सातवां मिथक। ये बात आपकी माँ या दादी ने आपको जरूर कई बार दोहराई होगी, जब आप बचपन में टॉर्च जलाकर कंबल के नीचे किताब पढ़ने की कोशिश करते थे।
कम रोशनी में मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएंगी। ये विचार पूरी तरह तार्किक लगता है। जब रोशनी कम होती है, तो अक्षरों को देखने के लिए आंखों को जोर लगाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि इस तरह के अत्यधिक तनाव से दृष्टि जरूर खराब होती होगी। हम में से कई लोग आज भी अपराध बोध महसूस करते हैं जब वे अंधेरे कमरे में स्मार्टफोन की स्क्रीन पर पढ़ते हैं, यह सोचकर कि वे अपनी आंखों को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन आइए समझते हैं कि क्या यह सच है। अच्छी खबर यह है कि कम रोशनी में पढ़ने से आंखों को कोई स्थायी या जैविक क्षति नहीं होती और न ही यह निकट दृष्टि दोष, मायोपिया या अन्य बीमारियों का कारण बनता है। हमारी आंखें एक अद्भुत अनुकूली प्रणाली है। जब रोशनी कम होती है तो पुतली फैल जाती है ताकि रेटिना पर अधिक प्रकाश जा सके और प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, जिन्हें रॉड्स और कोन्स कहते हैं, तेजी से काम करने लगती है। हाँ, धुंधली रोशनी में पढ़ने से आंखें वास्तव में जल्दी थक जाती हैं। आपको तनाव, सूखापन या सिरदर्द महसूस हो सकता है। इसे एस्थेनोपिया या आंखों की थकान कहते हैं। आंखों की मांसपेशियों को पाठ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आप कम पलकें झपका सकते हैं, जिससे कॉर्निया में सूखापन आ सकता है। लेकिन ये सभी लक्षण अस्थायी हैं। वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं जैसे ही आप अपनी आंखों को आराम देते हैं या सामान्य रोशनी करते हैं। यह लंबी दौड़ के बाद पैरों की मांसपेशियों की थकान जैसा है। उनमें दर्द होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने उन्हें कोई अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचाया है। हमारे पूर्वजों की कल्पना कीजिए, जो हजारों साल तक बिजली के बिना रहे। उन्हें आग की रोशनी, दिए या चंद्रमा की रोशनी में कई काम करने पड़ते थे। अगर इससे आंखें इतनी जल्दी और अपरिवर्तनीय रूप से खराब होतीं, तो मानव जाति को कब का गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता। तो हालांकि अच्छी रोशनी में पढ़ना निश्चित रूप से अधिक आरामदायक और उत्पादक है। अगर आपको कुछ देर धुंधली रोशनी में पढ़ना पड़े तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपनी आंखों को दीर्घकालिक नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। मुख्य बात अपने शरीर की सुनना है। अगर आपको महसूस होता है कि आंखें थक गई हैं, तो बस थोड़ा ब्रेक ले और उन्हें आराम दें। और भी बेहतर, बस रोशनी तेज कर दें। अब हम 8वें बिंदु पर बढ़ते हैं, जो विज्ञान और डरावनी फिल्मों के बीच कहीं है। यह मिथक कि मृत्यु के बाद बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। यह दृश्य अक्सर फिल्मों और साहित्य में देखने को मिलता है, जिससे एक डरावनी और रहस्यमय छवि बनती है। इसकी कल्पना करना काफी आसान है। शरीर स्थिर है, लेकिन बाल और नाखून ऐसे बढ़ते रहते हैं जैसे जीवन अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यह सुनकर सचमुच डरावना लगता है, लेकिन असल में मृत्यु के बाद ऐसा कोई विकास वृद्ध नहीं होता है। यह प्रभाव केवल एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जो उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण होता है जो मृत्यु के बाद शरीर में होती है। आइए जीव विज्ञान पर एक नजर डालें। बाल और नाखूनों के विकास के लिए एक जटिल हार्मोनल और सेलुलर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। हेयर फॉलिकल और नाखून के बिस्तर, नेल बेड के आधार में कोशिकाओं को सक्रिय रूप से विभाजित होना चाहिए और कोशिकाओं के विभाजन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उन्हें ग्लूकोज से मिलती है और ग्लूकोज को संसाधित, प्रोसेस करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो दिल धड़कना बंद कर देता है, रक्त संचार रुक जाता है और परिणाम स्वरूप कोशिकाओं को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बंद हो जाती है। इस ईंधन के बिना कोशिकाओं का विभाजन और इसलिए कोई भी वृद्धि पूरी तरह से असंभव हो जाती है। सभी प्रक्रियाएं रुक जाती हैं। तो फिर इस विकास का भ्रम कहां से आता है? ये सब त्वचा के कारण होता है। मृत्यु के बाद शरीर निर्जलित, डिहाइड्रेट होने लगता है। त्वचा अपनी नमी खो देती है और नतीजतन सूख जाती है और थोड़ी सिकुड़ जाती है, पीछे हट जाती है। यह विशेष रूप से उंगलियों के सिरों और सिर पर ध्यान देने योग्य है। कल्पना कीजिए, नाखून के चारों ओर की त्वचा थोड़ी पीछे हट गई है, जिससे नाखून प्लेट का वह हिस्सा उजागर हो गया है जो पहले छिपा हुआ था। देखने में नाखून लंबा लगता है। ठीक यही बात बालों के साथ भी होती है। सिर की त्वचा सिकुड़ जाती है
और पुरुष के चेहरे पर दाढ़ी या सिर के छोटे बाल अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जैसे कि वे सतह से बाहर निकल आए हों। वे 1 मिलीमीटर भी नहीं बढ़े हैं, बस उनके चारों ओर की त्वचा सिकुड़ गई है। यह प्रभाव उन पुरुषों में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है जिनकी मृत्यु से कुछ समय पहले शेविंग की गई थी। मृत्यु के 1 या 2 दिन बाद उनके चेहरे पर स्पष्ट दाढ़ी दिखाई दे सकती है, जिससे यह मिथक पैदा हुआ कि बाल बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसका कारण, जैसा कि अब हम जानते हैं, विकास नहीं बल्कि त्वचा का सूखना है। तो यह डरावना मिथक केवल एक दृष्टिभ्रम है जो मृत्यु के बाद त्वचा में होने वाले परिवर्तनों पर आधारित है। कोई रहस्यवाद नहीं, केवल शुद्ध शरीर विज्ञान। 9वां मिथक इंटरनेट पर सबसे ज्यादा प्रचलित डरावनी कहानियों में से एक है, और यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई मनगढ़ंत बात भी एक तथ्य बन जाती है। यह मिथक कहता है, हर व्यक्ति अपने जीवन काल में सोते हुए औसतन 8 मकड़ियों को निगल जाता है। जरा इस संख्या के बारे में सोचिए, 8। अरिग्नोफोबिया, मकड़ी से डर से पीड़ित कई लोगों के लिए सिर्फ यह ख्याल ही घबराहट पैदा कर सकता है। यह आंकड़ा कई सालों से इंटरनेट पर घूम रहा है। इसे मनोरंजन लेखों में दोहराया जाता है, फोरम पर इस पर चर्चा होती है और कई लोग इसे दिल से सच मानते हैं। पर चलिए एक पल के लिए तर्क और सामान्य ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि यह मिथक आलोचना की कसौटी पर क्यों खरा नहीं उतरता। सबसे पहले आइए एक मकड़ी के नजरिए से सोचते हैं। मकड़ियां बेहद सतर्क प्राणी होती हैं और उनका अस्तित्व मामूली से मामूली कंपन को महसूस करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करता है। सोता हुआ इंसान एक मकड़ी के लिए लगातार खतरे का स्रोत है। हम सांस लेते हैं जिससे हवा का बहाव होता है, हमारा दिल धड़कता है जिससे कंपन होता है, हम नींद में करवट बदलते हैं। बिस्तर शोर और हलचल का केंद्र है। एक सोए हुए विशालकाय जीव के खुले, सांस लेते और कंपन करते मुंह में घुसना किसी भी मकड़ी के लिए आत्महत्या के बराबर है। यह उनके आत्मसंरक्षण की सभी प्रवृत्तियों के खिलाफ है। वे शांत, अंधेरी और एकांत जगह ढूंढते हैं, न कि सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरे इसे अपनी तरफ से देखते हैं। नींद में भी हमारी प्रतिक्रियाएं काम करती है। अगर कुछ हमारे होंठों या चेहरे पर गुदगुदी करता है और मकड़ी के पैर यकीनन गुदगुदी करेंगे, तो हम ज्यादातर जग जाएंगे या कम से कम सहज रूप से उस चीज को हाथ से हटा देंगे। इस बात की संभावना कि मकड़ी सिर्फ चेहरे पर दौड़ने के बजाय जानबूझकर मुंह में घुस जाए और हम उसे बिना जागे निगल भी लें, 0 के बराबर है। तो ये कहानी कहां से आई? इसके पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। माना जाता है कि इसे 1933 में पत्रकार लिसा होल्स्ट ने पीसी प्रोफेशनल नामक पत्रिका के अपने एक लेख में गढ़ा था। वह यह दिखाना चाहती थीं कि लोग इंटरनेट पर छपी किसी भी जानकारी पर कितनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, भले ही वह कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। उन्होंने बेतुके तथ्यों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें मकड़ियों वाला तथ्य भी शामिल था, ताकि यह दिखाया जा सके कि फर्जी खबरें कितनी तेजी से फैलती हैं। और विडंबना देखिए, यही तथ्य वायरल हो गया और आज भी जिंदा है, जो उनके मूल विचार को पूरी तरह से साबित करता है। तो आप आराम से सो सकते हैं। नींद में मकड़ी निगलने की आपकी संभावना उतनी ही है जितनी कि आपके बेडरूम में एक यूनिकॉर्न के उड़कर आने की। आपका मुंह मकड़ियों के लिए खाने की जगह नहीं है। 10वां मिथक एक ऐसी गलतफहमी है जो बीमारी के नाम में ही छिपी है। हम कहते हैं, मुझे ठंड लग गई या मुझे सर्दी हो गई है, और तुरंत दिमाग में एक तस्वीर बनती है। बारिश में भीग गए, बस स्टॉप पर ठिठुर गए या खुली हवा में बैठ गए। तार की कड़ी साफ लगती है। ठंड मतलब बीमारी। बचपन से ही हमारी माएं हमें शॉल और स्कार्फ में लपेटती हैं और चिल्लाती हैं, टोपी पहनो वरना बीमार पड़ जाओगे। और बड़े होकर भी हम यही मानते रहते हैं कि जुकाम और खांसी की मुख्य वजह शरीर का ठंडा पड़ना या अत्यधिक ठंड लगना है। लेकिन क्या यह सच में ऐसा ही है? डॉक्टरी नजरिए से देखें तो सर्दी का कारण ठंड नहीं बल्कि वायरस होते हैं। सामान्य सर्दी, जिसे मेडिकल भाषा में एक्यूट रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन ARVI भी कहते हैं,
सैकड़ों अलग अलग वायरसों से होती है, जिनमें सबसे आम राइनो वायरस है। बीमार होने के लिए यह जरूरी है कि ये वायरस आपके नाक या गले की श्लेष्मा झिल्लियों तक पहुंचे। ये वायरस हवा में फैलने वाली बूंदों से फैलते हैं, जैसे जब कोई बीमार व्यक्ति आपके पास खांसता या छींकता है, या फिर सीधे संपर्क से जब आप किसी ऐसी सतह को छूते हैं जिस पर वायरस है, और फिर अपने चेहरे को छूते हैं। तो फिर ठंड का क्या काम? क्या हमारी माएं और दादी नानी बिल्कुल गलत थीं? पूरी तरह से नहीं। ठंड अपने आप में कहीं से भी वायरस पैदा नहीं कर सकती। आप अंटार्कटिका के किसी सुनसान द्वीप पर अकेले रहकर सर्दी जुकाम से बीमार नहीं हो सकते, अगर वहां वायरस का कोई स्रोत न हो। लेकिन ठंडा मौसम वास्तव में ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है जो वायरसों को फैलने में मदद करती है और हमारे शरीर को ज्यादा कमजोर बनाती है। सबसे पहले, जब बाहर ठंड होती है तो हम ज्यादातर समय बंद, कम हवादार जगहों पर बिताते हैं, जैसे ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक परिवहन में। ऐसी भीड़-भाड़ में वायरसों के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलना बहुत आसान हो जाता है। दूसरे, ठंडी और सूखी हवा, खासकर गर्म कमरों में, हमारी नाक की श्लेष्मा झिल्लियों को सुखा सकती है, और सूखी श्लेष्मा झिल्लियां एक कमजोर बाधा होती हैं। ऐसे में वायरसों के लिए शरीर में घुसना ज्यादा आसान हो जाता है। तीसरे, कुछ शोध बताते हैं कि शरीर का ठंडा पड़ना अस्थायी रूप से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। उदाहरण के लिए, नाक का ठंडा होना उन छोटे रेशों, सिलिया के काम को धीमा कर सकता है जो रोगाणुओं को बाहर निकालते हैं, और प्रतिरक्षा कोशिकाओं की गतिविधि को कम कर सकता है। लेकिन यह केवल एक सहायक कारक है, न कि मुख्य कारण। कुल मिलाकर सर्दी जुकाम से बीमार होने के लिए आपको वायरस के संपर्क में आना जरूरी है। ठंड इसकी वजह नहीं है, बल्कि एक उत्प्रेरक, कैटलिस्ट है, जो आपको संक्रमण लगने की संभावना बढ़ा सकती है। इसलिए बेशक मौसम के हिसाब से कपड़े पहनना और शरीर को ज्यादा ठंडा न होने देना सही है, लेकिन सर्दी के मौसम में अक्सर हाथ धोना और बीमार लोगों के साथ नजदीकी संपर्क से बचना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं एक ऐसे मिथक की जिसने बचपन में पानी के पास आपकी छुट्टियों को शायद थोड़ा फीका कर दिया होगा। किसी भी समर कैंप या समुद्र तट पर नियम नंबर 1 हमेशा यही होता था: खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद तक तैराकी न करे। हमें डराया जाता था कि अगर इस नियम को तोड़ा तो शरीर में ऐंठन, क्रैम्प आ जाएगी और आप डूब सकते हैं। यह डरावनी कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि आज भी कई वयस्क दोपहर के भोजन के बाद पानी में जाने से हिचकिचाते हैं। तो यह नियम आखिर आया कहां से और क्या इसमें थोड़ी भी सच्चाई है? इस मिथक के पीछे का विचार सुनने में काफी तार्किक लगता है। जब हम खाते हैं तो शरीर पाचन क्रिया में मदद करने के लिए पेट और आंतों की ओर रक्त का प्रवाह बढ़ा देता है, और इस सिद्धांत के अनुसार रक्त हाथों और पैरों की मांसपेशियों से दूर चला जाता है। यदि मांसपेशियों को पर्याप्त रक्त और ऑक्सीजन नहीं मिलती तो तैराकी के दौरान वे काम करना बंद कर सकती है, जिससे ऐंठन या मरोड़ आ सकती है। सुनने में यह विश्वसनीय लगता है ना? लेकिन वास्तव में हमारा शरीर कहीं ज्यादा समझदारी से काम करता है। हाँ, खाने के बाद पाचन तंत्र की ओर रक्त का प्रवाह जरूर बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके हाथ पैरों की मांसपेशियों में रक्त की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में पर्याप्त रक्त होता है, जिससे वह एक ही समय पर भोजन पचा सके और सामान्य तैराकी जैसी मध्यम शारीरिक गतिविधि के दौरान मांसपेशियों को भी पर्याप्त रक्त आपूर्ति प्रदान कर सके। रक्त की कमी से ऐंठन होने के लिए आपको एक पेशेवर एथलीट होना होगा और भारी भोजन के तुरंत बाद इंग्लिश चैनल को पार करने की कोशिश करनी होगी। सामान्य तैराकी और पानी में खेलने के लिए आपकी मांसपेशियों को हमेशा पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी। इससे भी बढ़कर ऐसे डूबने का कोई दस्तावेजित मामला नहीं है जिसकी वजह खाने के बाद तैराकी रही हो। अमेरिकन रेड क्रॉस और पानी की सुरक्षा से संबंधित अन्य प्रतिष्ठित संगठनों ने बहुत पहले ही अपनी सलाह बदल दी है, और उनका कहना है कि भोजन के बाद 1 घंटे या आधे घंटे तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। बेशक
बहुत भारी भोजन के तुरंत बाद तैरना बस असहज हो सकता है। आपको पेट में भारीपन, मतली या डकार महसूस हो सकती है, लेकिन यह असुविधा का मामला है, न कि जानलेवा खतरे का। खाने और तैराकी से जुड़ा एकमात्र वास्तविक खतरा शराब है। शराब तालमेल बिगाड़ती है, प्रतिक्रिया धीमी करती है और झूठे आत्मविश्वास की भावना दे सकती है, जो पानी में होने वाली कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है। तो हल्के नाश्ते के बाद आप बेझिझक नहाने जा सकते हैं। घड़ी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शराब पीने के बाद तो पानी में बिल्कुल न जाइए। हमारा बारहवा मिथक सिर्फ एक गलत फहमी नहीं, बल्कि एक जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। यह कहता है, गाजर रात की दृष्टि में सुधार करती है। बचपन में हम सभी ने सुना था, गाजर खाओगे तो अंधेरे में बिल्ली की तरह देख पाओगे। और हम सुपर पावर पाने की उम्मीद में उस नारंगी सब्जी को चबा चबा कर खाते थे। और हाँ, इस मिथक में सच्चाई का एक अंश है, जो इसे और भी विश्वसनीय बनाता है। गाजर वाकई बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है, जो हमारे शरीर में विटामिन ए में बदल जाता है। और विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। यह रोडोप्सिन नामक एक दृश्य वर्णक विजुअल पिगमेंट के निर्माण में मदद करता है, जो रेटिना की छड़ कोशिकाओं में पाया जाता है और कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी व्यक्ति में विटामिन ए की गंभीर कमी हो जाए, तो उसे रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या हो सकती है, यानी शाम या रात में नजर का तेजी से कमजोर होना। और सिर्फ इसी स्थिति में गाजर या विटामिन ए से भरपूर दूसरे खाद्य पदार्थों का सेवन सचमुच सामान्य रात की दृष्टि को बहाल करने में मदद करेगा। लेकिन इसमें एक पेंच है। अगर आपको विटामिन ए की कमी नहीं है और आपकी रात की दृष्टि सामान्य है, तो किलो भर गाजर खाने से आप उल्लू की तरह तेज नहीं देख पाएंगे। आपको इंसानों से ज्यादा बेहतर रात की दृष्टि, सुपर ह्यूमन नाइट विजन, नहीं मिलेगी। आप बस अपनी सामान्य आनुवंशिक रूप से निर्धारित दृष्टि तक पहुंचेंगे। शरीर अतिरिक्त बीटा कैरोटीन को या तो बाहर निकाल देगा या ज्यादा से ज्यादा इसे आपकी त्वचा में जमा कर देगा, जिससे त्वचा थोड़ी पीली दिख सकती है, जो कि दिखने में मजेदार लग सकती है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, यह मिथक अपने इस बड़े चढ़े रूप में आया कहां से? इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के समय में हैं। 1940 में यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स ने रात के समय जर्मन बम वर्षकों को सफलतापूर्वक मार गिराना शुरू कर दिया। अपने दुश्मनों से अपनी नई और अति गोपनीय तकनीक ऑनबोर्ड राडार, जो पायलटों को अंधेरे में दुश्मन को देखने में मदद करते थे, छिपाने के लिए ब्रिटिश सूचना मंत्रालय ने एक चालाकी भरी प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने अखबारों में अपने बेहतरीन पायलटों की कहानियां छापना शुरू किया, जिनमें कहा गया था कि उन्हें एक खास गाजर युक्त आहार की वजह से अद्भुत रात की दृष्टि मिली है। यह कहानी मीडिया ने तुरंत पकड़ ली और पूरी दुनिया में फैल गई। आम जनता भी रात के अंधेरे के दौरान बेहतर देखने की उम्मीद में खूब गाजर खाने लगी। यह योजना पूरी तरह से सफल रही। जर्मनों ने गाजर वाली कहानी पर विश्वास कर लिया, जबकि ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की सफलता का असली कारण गुप्त ही रहा। और यह मिथक इतना जबरदस्त निकला कि यह आज तक हमारे साथ है। तो गाजर आंखों के लिए अच्छी है, लेकिन अफसोस, ये आपको सुपर हीरो नहीं बनाएगी। हमारी सूची का 13वां बिंदु एक ऐसा मिथक है जिसे हमने बचपन में प्राथमिक विद्यालय में ही सीख लिया था। मनुष्य की केवल 5 इंद्रियां होती हैं। आइए उन्हें गिनते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, छूना और चखना। अरस्तु ने 2000 साल से भी पहले यह वर्गीकरण दिया था, और यह इतना अटूट और पूर्ण लगता है कि हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि कभी सोचते भी नहीं कि क्या यह वास्तव में सच है। लेकिन वास्तव में यह 5 इंद्रियों का वर्गीकरण एक बहुत बड़ी सरलीकरण है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि मनुष्य के पास दुनिया को समझने के और भी कई तरीके हैं, और इंद्रियों की संख्या 20 या उससे भी ज्यादा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाए। आइए उनमें से कुछ को देखें जो आप हर दिन इस्तेमाल करते हैं, भले ही आप इसके बारे में जानते न हो। पहला, थर्मोसेप्शन। यह गर्मी और ठंडक को महसूस करने की क्षमता है।
जब आप किसी गर्म कप को छूते हैं या ठंडी हवा महसूस करते हैं, तो ये केवल स्पर्श इंद्रिय का काम नहीं है, बल्कि आपकी त्वचा में मौजूद अलग अलग रिसेप्टर होते हैं जो सिर्फ तापमान पर प्रतिक्रिया करते हैं। दूसरा, नोसिसेप्शन। यह दर्द का एहसास है। यह सिर्फ तेज स्पर्श नहीं है, यह एक अलग जटिल प्रणाली है जो हमारे मस्तिष्क को ऊतक क्षति, टिश्यू डैमेज के बारे में संकेत देती है। इसके अपने रिसेप्टर होते हैं जो विभिन्न प्रकार के दर्द, तीखे, सुस्त या जलन वाले दर्द पर प्रतिक्रिया करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन या मांसपेशियों का एहसास। अपनी आंखें बंद करें और अपनी तर्जनी, इंडेक्स फिंगर से अपनी नाक के सिरे को छुए। आप सफल हुए, है ना? आपने यह देखने या सुनने की सहायता से नहीं किया। यह प्रोप्रियोसेप्शन ही है जो आपके मस्तिष्क को आपकी अंगों और शरीर के हिस्सों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति के बारे में जानकारी देता है। इस इंद्रिय के कारण हम बिना अपने पैरों को देखे चल सकते हैं और अपनी गतिविधियों का समन्वय कर सकते हैं। हमारे पास एक और इंद्रिय भी है, संतुलन की भावना या इक्विलिब्रियोसेप्शन। इसके लिए हमारे आंतरिक कान में स्थित वेस्टिबुलर उपकरण जिम्मेदार है। यह हमें संतुलन बनाए रखने, यह समझने में मदद करता है कि ऊपर कहाँ है और नीचे कहाँ है, और त्वरण, एक्सेलरेशन को महसूस करने में भी मदद करता है। इसके अलावा हम इंटरोसेप्शन को भी पहचान सकते हैं, शरीर की आंतरिक स्थिति का एहसास। यह भूख, प्यास, पेट भरा होना और शौचालय जाने की आवश्यकता का एहसास है। ये आंतरिक संकेत है जो बाहरी संकेतों से कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमारी धारणा की सारी समृद्धि को केवल 5 इंद्रियों तक सीमित करना, यह ऐसा है जैसे इंद्रधनुष को केवल एक ही रंग से वर्णित करना। हमारा शरीर एक अविश्वसनीय रूप से जटिल संवेदी उपकरण है जो लगातार अंदर और बाहर से जानकारी के विशाल प्रवाह को इकट्ठा और संसाधित करता है। इसके लिए 5 से कहीं अधिक चैनलों का उपयोग करता है। 14वां, मिथक एक ऐसे विषय पर है जिसके बारे में बहुत से लोग बात करते हैं। यह धारणा है, तनाव से बाल सफेद हो जाते हैं। हम अक्सर ऐसे लोगों की कहानियां सुनते हैं जो कथित तौर पर किसी बड़े सदमे के बाद रातों रात सफेद हो गए, या जिन्होंने जीवन में एक कठिन दौर का सामना किया और पाया कि उनके कई बाल सफेद हो गए हैं। दुख से सफेद हुए व्यक्ति की यह छवि हमारी संस्कृति और चेतना में गहराई तक बैठ गई है। और कुछ अन्य मिथकों की तरह इस दावे में भी थोड़ी सच्चाई का अंश है, लेकिन इसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। आइए समझते हैं कि असल में सब कुछ कैसे काम करता है। हमारे बालों का रंग मेलानिन नामक पिगमेंट द्वारा निर्धारित होता है, जो बालों के रोम फॉलिकल्स में मौजूद मेलानोसाइट्स नामक विशेष कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। उम्र के साथ ये कोशिकाएं धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। जब रोम में और मेलानोसाइट्स नहीं बचते, तब उसमें से उगने वाला बाल रंगहीन यानी सफेद हो जाता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होती है। आपके जीन ही तय करते हैं कि आपके बाल कब सफेद होना शुरू होंगे और यह कितनी तेजी से होगा। क्या तनाव इस प्रक्रिया में दखल दे सकता है? लंबे समय तक वैज्ञानिक इस विचार पर संशयवादी थे। हालांकि हाल के शोधों ने, जिनमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किए गए अध्ययन भी शामिल है, दिखाया है कि तीव्र तनाव वास्तव में बाल सफेद होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। लेकिन इस घटना का तंत्र बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा हम सोचते आए हैं। बात यह है कि तनाव सहानुभूति तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, वही जो लड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली नॉरेड्रेनालिन नामक हार्मोन छोड़ती है। यह पाया गया है कि नॉरेड्रेनालिन बालों के रोम में मेलानोसाइट्स की स्टेम कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें समय से पहले नष्ट कर देता है। और ये स्टेम कोशिकाएं पिगमेंट बनाने वाली नई कोशिकाओं के उत्पादन के लिए हमारा भंडार होती है। जब यह भंडार खत्म हो जाता है, तो रोम स्थायी रूप से रंगीन बाल पैदा करने की अपनी क्षमता खो देता है। लेकिन यहां कुछ महत्वपूर्ण लेकिन है। सबसे पहले, हम वास्तव में तीव्र या दीर्घकालिक तनाव की बात कर रहे हैं।
रोजमर्रा के सामान्य तनाव का ऐसा विनाशकारी प्रभाव होने की संभावना नहीं है। दूसरे, यह प्रक्रिया रातों रात नहीं होती। जो बाल पहले ही उग चुके हैं और रंगीन हैं, वे अचानक सफेद नहीं हो सकते। सफेद बाल तभी आते हैं जब पुराने झड़े हुए बाल की जगह कोई नया पिगमेंट रहित बाल उगता है। इस चक्र में हफ्ते और महीने लगते हैं। तो रातों रात सफेद होना शारीरिक रूप से असंभव है, लेकिन एक लंबे और कठिन दौर के कारण बालों के सफेद होने की प्रक्रिया को कई सालों तक तेज करना, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, यह पूरी तरह से संभव है। लेकिन फिर भी इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका आपके जीन ही निभाते हैं। और अंत में हमारी सूची का 15वां अंतिम मिथक। यह स्वस्थ खान-पान की दुनिया से जुड़ा है और अक्सर हमें दुकानों में ज्यादा पैसे खर्च करने पर मजबूर करता है। यह मिथक कहता है, ब्राउन शुगर सफेद शुगर से ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। हम इसे कॉफी शॉप्स में देखते हैं, हेल्दी फूड सेक्शन से खरीदते हैं और बेकिंग में इस्तेमाल करते हैं, यह मानते हुए कि हम एक समझदार और सेहतमंद चुनाव कर रहे हैं। ब्राउन शुगर ज्यादा प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड दिखती है और मार्केटिंग भी इस छवि को खूब बढ़ावा देती है। लेकिन आइए हम इसे रंग के आधार पर नहीं, बल्कि इसकी संरचना और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर देखें। आखिर चीनी है क्या? आम सफेद चीनी, जिसे सुक्रोज भी कहते हैं, गन्ने या चुकंदर से प्राप्त एक उत्पाद है जिसे बहुत ज्यादा साफ किया जाता है, यानी रिफाइन किया जाता है। इस सफाई प्रक्रिया में शुद्ध सुक्रोज के अलावा सब कुछ हटा दिया जाता है। और ब्राउन शुगर क्या है? ज्यादातर मामलों में, खासकर अगर हम मास मार्केट प्रोडक्ट की बात करें, तो ये वही सफेद रिफाइंड चीनी है जिसमें उत्पादन के अंतिम चरण में थोड़ी सी गुड़ की राब, मोलासिस, वापस मिला दी जाती है। ये मोलासिस ही है जो इसे इसका खास भूरा रंग, नमी वाली बनावट और हल्का कैरमल जैसा स्वाद देता है। हाँ, मोलासिस में कैल्शियम, पोटेशियम और आयरन जैसे खनिजों की नाममात्र की मात्रा जरूर होती है और इसी तथ्य पर ब्राउन शुगर के फायदे के सारे दावे आधारित हैं। लेकिन आइए यथार्थवादी बने। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा इतनी कम है कि इसका आपके स्वास्थ्य पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आपको थोड़ी भी महसूस होने लायक फायदा चाहिए, तो आपको इतनी ज्यादा ब्राउन शुगर खानी पड़ेगी कि उससे होने वाला नुकसान किसी भी संभावित फायदे से कई गुना ज्यादा होगा। पोषण विज्ञान के नजरिए से सफेद और ब्राउन शुगर दोनों लगभग एक ही चीज है। इनमें लगभग 99% शुद्ध सुक्रोज होता है। इनकी कैलोरी वैल्यू एक जैसी होती है और रक्त में ग्लूकोज के स्तर पर भी इनका एक समान प्रभाव पड़ता है। हमारा शरीर इन्हें बिल्कुल एक जैसा ही मानता है। इसलिए सफेद और ब्राउन शुगर में से चुनाव करना पूरी तरह से आपकी स्वाद पसंद और खाना पकाने की जरूरतों पर निर्भर करता है। ब्राउन शुगर बेकिंग के लिए बेहतरीन है, जहां नमी और कैरमल के हल्के स्वाद की जरूरत होती है। लेकिन इसे सफेद चीनी का स्वस्थ विकल्प मानना सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप चीनी से होने वाले नुकसान को कम करना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र प्रभावी तरीका है कि आप इसकी कुल खपत को कम करें, चाहे उसका रंग कोई भी हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से कुछ मिथक सिर्फ बेबुनियाद बातें नहीं हैं। वे हमारे बर्ताव और अपने स्वास्थ्य के प्रति हमारे नजरिए को भी प्रभावित करते हैं। दिमाग के 10% इस्तेमाल होने वाला मिथक ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक गलत फहमी नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी क्षमताओं के बारे में हमारी सोच को भी सीमित करता है। हम सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई बहुत बड़ी इस्तेमाल न की गई क्षमता छिपी है, जबकि हकीकत में हमारा दिमाग पहले से ही पूरी तरह से काम कर रहा है। और गाजर से आंखें तेज होने वाली कहानी याद है? ये गलत जानकारी फैलाने का एक शानदार उदाहरण है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायुसेना ने जानबूझकर ये अफवाह फैलाई थी ताकि दुश्मन से अपने नए रडार सिस्टम को छुपा सके, जिससे उनके पायलट रात में भी दुश्मन के विमानों को देख पाते थे। और ये मिथक आज भी जिंदा है। यहां तक कि 8 गिलास पानी पीने जैसा नियम भी, जो हमें फायदेमंद लगता है, वो कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं, बल्कि एक सामान्य सलाह है जो हर किसी पर लागू नहीं होती।
है ना कमाल की बात? हम दशकों और सदियों पहले घड़ी गई कहानियों के जाल में जी रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, हमारा शरीर एक अद्भुत और जटिल सिस्टम है, जो कई गलत धारणाओं से घिरा है। इन मिथकों को तोड़ना सिर्फ दिलचस्प ही नहीं, बल्कि फायदेमंद भी है। ये हमें आलोचनात्मक रूप से सोचना सिखाता है और हर बात को सच न मान लेना सिखाता है, भले ही वो कितना भी आम तथ्य क्यों ना लगे। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला और आप ऐसे और भी खुलासे देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप नए एपिसोड्स मिस न करें। आप इंसान के शरीर से जुड़े किस मिथक पर सबसे लंबे समय तक यकीन करते रहे हैं? कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी कहानियां पढ़ना बहुत दिलचस्प होगा।